रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी बीच आपको बता दें कि 2 से 3 दिन पहले पश्चिम बंगाल में एक बड़ा हादसा होता हुआ सामने आया था। पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों के ऊपर हमला होने की खबर से इस वक्त राजनीति में बवाल मचा हुआ है और वो हमला 2 से 3 दिन पहले हुआ था, लेकिन इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यहाँ पर एक बार फिर ईडी अधिकारियों पर हमला होने की खबर सामने आई है। लेकिन जिस तरीके से ईडी अधिकारियों पर हमला हो रहा है, उसके बाद से लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ घेरे में आती नजर आ रही है। ममता बनर्जी को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पश्चिम बंगाल क्या गुंडों का राज बन चुका है? पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ईडी अधिकारियों के ऊपर डंडे बरसाए गए, ईडी अधिकारियों के सर तक यहाँ पर फूट गए, क्या यहाँ पर ये मान लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल एक तरीके का अलग ही राज्य बनता नजर आ सकता है? इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर गिरिराज सिंह का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें वो ये कहते नजर आए हैं कि पश्चिम बंगाल आने वाले दिनों में एक इस्लामिक राज्य बनता नजर आएगा। यानी कि ममता बनर्जी को लेकर वो यहाँ काफी कुछ कहते नजर आए हैं। इसी बीच आपको बताते चले कि तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ किसी अधिकारियों को ऐसे पीट दिया जाता है जैसे कोई आम जनता। क्या पश्चिम बंगाल में कोई कानून है या नहीं है? पश्चिम बंगाल में किसी नियम को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? या फिर ममता बनर्जी यहाँ ऐसे ही गुंडा राज कर अधिकारियों को यहाँ पिटवाती रहेंगी? क्या यहाँ पर वाकई में ये सवाल उठने सही है या नहीं? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ अमन जी मौजूद है। अमन जी, क्या आज यहाँ पर ईडी अधिकारियों को पीटा गया है, उनके ऊपर हमला हुआ है? आपने सुना भी होगा, जब ये हमला हुआ उसके बाद तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का ये बयान सामने आना लगा था। उसमें से अगर मैं बात करूं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिधूड़ी ये कहते नजर आए थे कि आज तो हमला हुआ है, कल जान भी ले सकते हैं। क्या यहाँ पर अधिकारियों की कोई वैल्यू है या नहीं है? क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो रमेश बिधूड़ी का जो बयान आपने कोट किया, मैं उन्हीं को कहना चाहता हूं कि जान भी ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा शैली का वो प्रयोग करते हैं संसद में, वो कितना जायज़ है? जिस तरह से एक चुने हुए कह सकते हैं कि सांसद को वो आतंकवादी बोलते हैं, उग्रवादी बोलते हैं, तमाम तरह के अपशब्द बोलते हैं, वो कहाँ का न्याय है? और रही बात बंगाल की, देखिए लगातार बंगाल को लेकर क्या कहा जाता रहा है इस बात को लेकर कि ममता बनर्जी का जो शासन है वो वहाँ पर अपने तरीके से चलाती हैं, और इस बात को लेकर बीजेपी ने हमेशा उनके ऊपर हमला बोला है कि उन्होंने वहाँ पर हिंदू जो लोग हैं उनकी अनदेखी की है, और हमेशा मुस्लिम जो मतदाता हैं, मुस्लिम जो लोग हैं उनका सपोर्ट किया है। और ये मामला भी चूंकि ऐसा है क्योंकि जो टीएमसी नेता है शाहजहां शेख, उनका नाम है, उनके घर पे ईडी के जो कुछ अधिकारी हैं और तमाम जो लोग हैं वो रेड मारने पहुँचते हैं, उनके ऊपर तकरीबन 300 लोग जो है नेहा जी वो हमला कर देते हैं और उनको लहूलुहान कर देते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईडी के अधिकारियों पर भी अब इस तरह का हमला होता हुआ नजर आएगा? क्या जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं, जो जिनके ऊपर ये कह सकते हैं कि देश की जो एजेंसियां हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वो तमाम जो घोटालेबाजी के आरोप हैं, तमाम जो इस तरह के मामले हैं जो कहीं ना कहीं देश का साथ में जो घपलाबाजी करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, ऐसे जो भी गलत कामों में एक्टिव रहते हैं, उनके ऊपर दबाव डालें, उनके ऊपर जांच करें, उनको जेलों में डालें। लेकिन जिस तरह से शाहजहां शेख के घर पे ईडी छापेमारी के लिए जाती है, उनसे पूछताछ के लिए जाती है, वहाँ पर 300-400 की संख्या में लोग अचानक उनके ऊपर हमला कर देती है और देखिए सीआरपीएफ के जवान भी उसमें घायल होते हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि क्या अब जो ईडी अधिकारी हैं वो भी वेस्ट बंगाल में जो है सुरक्षित नहीं है। और ऐसे में बड़ा सवाल ममता बनर्जी की शासन व्यवस्था को लेकर होता है, कानून व्यवस्था को लेकर होता है कि आखिर वो किस तरह का शासन जो है वो वेस्ट बंगाल में चलाती हुई नजर आ रही है। क्या वाकई वहाँ पर अब जो है अधिकारियों के लिए या कह सकते हैं जो केंद्र से जो टीम जाएंगी उनके लिए कोई जगह नहीं है? अगर वो जाएंगे तो इस तरह पिटेंगे जिस तरह की उनकी भाषा शैली ममता बनर्जी की इस तरह उकसाओगे तो वाकई आपके ऊपर इस तरह का हमला होगा। तो ये क्या बताता है कि क्या वो मुखर होकर सामने आ गई हैं? क्या उनको पता है कि 2024 का जो चुनाव सामने खड़ा है, अगर वो अकेले दम पर भी चुनाव लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं उनको लोगों को इकट्ठा करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक इमोशनल कार्ड खेलना पड़ेगा कि टीएमसी को भी लगातार ईडी परेशान कर रही है, धमका रही है, उनके ऊपर जबरदस्ती का दबाव बना रही है। और यही हाल हम देखें तो कमोबेश झारखंड में भी नजर आता है, बिहार में नजर आता है, दिल्ली में भी नजर आता है। तो क्या जो ईडी है वो
जो गैर बीजेपी कह सकते हैं सरकारें हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का काम कर रही है। और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ईडी के ऊपर हमला हुआ है कि आने वाले दिनों में इस तरह के हमले बढ़ेंगे, क्योंकि वो ये बात कह रहे हैं कि उकसाओगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इस तरह की कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर वेस्ट बंगाल को लेकर जिस तरह का बीजेपी के बयान आ रहे हैं और जिस तरह का पूरा ये मामला है, कई तरह का कह सकते हैं कि आपस में उलझते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भी टीएमसी के ऊपर हमला बोला है कि किस तरह का कानून व्यवस्था के साथ में खिलवाड़ करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में जो आपस के जो इंडी गठबंधन के जो लोग हैं वो भी आपस में तकरार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल में जो अब तक इस बात को लेकर उलझन थी कि सीट जो शेयरिंग है वो किस तरह से होगी कांग्रेस और कह सकते हैं टीएमसी के बीच में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और टीएमसी का साथ बहुत ज़्यादा समय का नहीं है, क्योंकि टीएमसी का खुलकर विरोध कांग्रेस पार्टी ने करके कहीं ना कहीं ये ज़रूर बता दिया है, क्योंकि अधीर रंजन लगातार एक तरह कहा जाए कि ममता बनर्जी पे नेहा जी हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 सीट अगर आप हमें दोगे तो हम कोई भीख में नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 सीट हम जीते हुए हैं और 2 ही सीट आप हमें छोड़ने को राजी हो रहे हो। तो इसमें आपको हमारे लिए मतलब अनदेखी करते हुए नजर आ रहे हो। तो अब चूंकि कह सकते हैं कि जो लोकसभा का मंच है, रण है, वो पूरी तरह सज चुका है, बिसात बिछ चुकी है। ऐसे में जितने भी दल हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दल हों या वो राष्ट्रीय दल हों, अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए लगातार कह सकते हैं लोगों के बीच में अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। ममता बनर्जी कुछ हद तक इमोशनल कार्ड ये खेल रही है कि उनके ऊपर ईडी के जरिए दबाव बनाया जा रहा है, इसीलिए ईडी के ऊपर जो टीएमसी के नेता हैं या जो लोग हैं उन्होंने हमला किया है। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि अमन जी ने कहा यहाँ पर कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर भी ममता बनर्जी घेरे में है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में अधिकारियों के ऊपर जो हमला हुआ है यहाँ उसको लेकर भी घेरे में है। लेकिन विपक्षी दलों के कुछ नेताओं का यहाँ पर ये मानना है कि जो हुआ सही हुआ। जिस तरीके से जांच एजेंसी यहाँ पर हर पार्टी के नेताओं को परेशान कर रही है, जैसे कि आपने देखा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं को आप ले लीजिए, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, और अब तो केजरीवाल भी अब यहाँ जेल में जाने की तैयारी में है, ऐसा लगता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ झारखंड में जो हेमंत सोरेन है वो यहाँ पर 7 बार उनके यहाँ समन भेज दिया गया है। बिहार में तेजस्वी यादव को लगातार समन भेजे जा रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत के बेटे के पास भी समन भेजे जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल भी यहाँ ईडी की शिकंजे में है। तो आप यहाँ ये देखिए कि जितने भी राज्य हैं उन्हीं राज्यों में ईडी के अधिकारी क्यों पहुंचते हैं यहाँ पर जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। क्या वाकई में यहाँ पर जो ईडी अधिकारी है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चल रही है? क्योंकि यहाँ विपक्ष का ऐसा मानना है कि जांच एजेंसियां भी बिक चुकी हैं। अब जांच एजेंसियां वही करती हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको करने के लिए कहते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता ऐसा नहीं है जिसने कोई घोटाला ना किया हो या जिसके ऊपर कोई भी आरोप ना लगा हो? ईडी अधिकारियों के साथ जो हुआ वो यहाँ पर सही किया, ऐसे कुछ नेताओं का यहाँ पर मानना है, क्योंकि ईडी अधिकारी जानबूझकर विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। क्योंकि इस राजनीति में ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता दूध का दूल्हा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी के तमाम सारे नेता हैं, अगर आप गिनने बैठेंगे तो एक के बाद एक नाम निकल कर सामने आता है। आप जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा उनकी बात कर लीजिए, जब वो कांग्रेस पार्टी में थे उनके ऊपर कितने बड़े गंभीर आरोप लगे। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि नारायण राणे हों या फिर कुछ और बड़े नेता हों, उनके ऊपर लगातार इस तरह के आरोप लगे, लेकिन जैसे वो बीजेपी में शामिल होते हैं, बीजेपी में आते हैं, तमाम जांच खत्म हो जाती है। आप देखें अजीत पवार जो महाराष्ट्र से आते हैं, कितने बड़े बड़े उनके ऊपर घोटाले के आरोप थे। पीएम मोदी ने उनके घोटालों को लेकर मंच से भी बात कही थी, आज भी उनके साथ बैठे हुए। तो ऐसे में जो बीजेपी के नेता हैं या बीजेपी के साथ जो लोग आ जाते हैं वो कैसे एकदम पाक साफ हो जाते हैं, बड़ा सवाल यही है। और विपक्ष लगातार इस बात पर हमला करता रहा है, क्योंकि आप देखें दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के तमाम नेताओं को आप तुरंत जेल में डाल देते हो, जिस तरह देखा जा रहा है कि तेजस्वी के ऊपर आप लगातार दबाव बनाते हो, वेस्ट बंगाल में आप पहुंच जाते हो ईडी के जरिए, झारखंड में तो हालत ही अजीबोगरीब नजर आती है। वहां पर जो उनके सीएम हैं उससे लेकर तमाम उनकी पार्टी के जो नेता हैं वही इस सबके घेरे में नजर आते हैं। मुझे अभी भी याद है कि रघुवर दास जो इस समय बंगाल के राज्यपाल बन गए हैं, उनके ऊपर कितने कितने गंभीर आरोप थे, लेकिन कभी कोई ईडी कभी कोई सीबीआई नहीं पहुंचती है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश चुनाव के दरमियान जब नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के ऊपर करोड़ों रुपए का मामला का कह सकते हैं कि मामला सामने आता है, कोई उसके ऊपर सुनवाई नहीं होती। आपने भूपेश बघेल का जिक्र किया, आपको याद होगा कि चुनावों से पहले उनके ऊपर महादेव ऐप के जरिए 500-600 करोड़ रुपए का लेन देन की बात है, लेकिन जैसे चुनाव खत्म होते हैं वो असीम दास अपने
अपने बयान से पलट जाता। तो ऐसे कितने सारे मामले हैं जहां पर बीजेपी सिर्फ जो विपक्षी नेता हैं, दल है, उनको टारगेट कर रहे हो। और देखिए इसकी मंशा साफ है नेहा जी की अगर आप देखें तो इन 4-5 राज्यों में कम से कम 151 सीट ऐसी है जहां पर लगातार बीजेपी को फायदा हो सकता है। इसलिए वो जो पॉलिटिकल कह सकते हैं, जो समझ रखते हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि 151 सीटों को साधने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी विपक्षी नेताओं की इमेज को खराब करना चाहता है। इसीलिए लगातार ईडी के जरिए इस तरह की जो है कार्रवाई करता हुआ दिखाई पड़ता है। अब ऐसे में 2024 क्योंकि बहुत नज़दीक है और 3-4 महीने का वक्त है, तो ऐसे में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, वो अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगातार लग रहे हैं कि वो ईडी के जरिए कहीं ना कहीं इन नेताओं को बदनाम करके, साजिशन फंसाकर जेल में डालना चाहता है। चाहे अरविंद केजरीवाल हों जिनके पास 3 समन भेजे जा चुके हैं, इस तरह से हेमंत सोरेन हो जिनके पास 7 समन भेजे जा चुके हैं, तेजस्वी हो कई समन भेजे जा चुके हैं। तो ये सारा का सारा मामला है जहां पर जो विपक्षी नेता है उनके खिलाफ बीजेपी एक ऐसा माहौल तैयार कर रही है जिससे ये साबित हो जाए कि ये सब के सब करप्ट हैं, ये लोग भ्रष्टाचारी हैं और बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। अगर आप देखें देश का सबसे बड़ा घोटाला व्यापम मध्य प्रदेश में होता है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता। कल जिस तरह हमने खबर देखी, पढ़ी भी, 26 लड़कियां गायब हो जाती हैं और अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई वो तो सब अपने अपने घर चली गई, लेकिन फिर 3-4 लोग क्यों सस्पेंड हो गए, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी के राज्य हैं वहां पर चीज़ों को किस तरह मैनेज किया जा रहा है ये भी आप बखूबी देख रहे हैं। और जो गैर भाजपाई राज्य हैं वहां पर किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है वो भी आप खूब देख रहे हैं। क्योंकि ये वही बीजेपी है जो मध्य प्रदेश में जो कैलाश विजयवर्गीय इस समय मंत्री बने, उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय बैट से अधिकारी को मारते हैं। आपको शायद याद होगा नेहा जी, उनके ऊपर कभी कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ, कभी बीजेपी ने मुंह खोलकर नहीं कहा। तो आपको समझना पड़ेगा ये सब चीजें कि आप करें तो वो ठीक है और दूसरी पार्टी करे तो वो देश के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ऐसा माहौल कायम कर रही है और इसमें ममता बनर्जी की जो हुंकार है, जिस तरह से वो अपना अब तक रुख रखती रही है, मेरे ख्याल से उसमें वो जरा सी भी कमी लेकर नहीं आना चाहती। वो ये कह रही है कि अगर बंगाली मानुष का कोई सबसे बड़ा रक्षक है तो वो ममता बनर्जी है, क्योंकि उनके खिलाफ देखा हमने इलेक्शन में मध्य जो विधानसभा चुनाव थे, लाख बीजेपी ने पैतरे आजमाए लेकिन उनकी पार्टी को हिला नहीं पाई। इसीलिए लगातार बीजेपी उनके ऊपर तमाम तरह से शिकंजा कस रही ताकि उनके ऊपर शिकंजा कसकर वो कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में अपनी सीटों की संख्या बढ़ा सके। लेकिन ममता बनर्जी का जैसा रुख है देखकर लगता नहीं कि बीजेपी अपनी जो कह सकते हैं कि प्लानिंग है उसमें कामयाब हो पाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से अमन जी ने विस्तार पूर्वक यहाँ पर समझाया कि पश्चिम बंगाल में अब फिर दोबारा से जो राशन घोटाले का मामला सामने आ रहा था, क्या अब ईडी अधिकारी दोबारा यहाँ जाएंगे पश्चिम बंगाल के यानी कि टीएमसी के मंत्रियों के यहाँ पर छापा मारने? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है इस वक्त, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया कि अगर हमें उकसाओगे तो ऐसा ही हाल होता हुआ नजर आएगा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।